हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक नर्स स्टूडियो नाम स्पेशल। और आज हमारा जो है यूनिट जो हमारा 8 चल रहा था, इस यूनिट 8 का हमारा आज लास्ट वीडियो होगा। और पिछली वीडियो में हमने टीनेज प्रेगनेंसी, अर्ली प्राइमरी ग्रेविडा और ये मल्टी जो पैरा है इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। वैसे टॉपिक यही दोनों लिखा हुआ था पर हमने इसको भी डिस्कस कर लिया था क्योंकि हमारे चैप्टर के अंदर ये भी आ गया था तो डिस्कस कर लिया था। आज जो हमारा वो लास्ट टॉपिक होगा वो जो होगा हमारा मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी को हम लोग बहुप्रसवा भी बोलते हैं हिंदी में। तो आइए हम लोग पहले इसको अच्छे से समझते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है पर इसको आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आप रिलेशन के साथ पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो चैप्टर है वो है मल्टीपल प्रेगनेंसी या फिर बहुगर्भावस्था। ठीक है, तो बहुगर्भावस्था क्या होता है कि एक ही साथ अगर दो बच्चे अगर या दो से ज़्यादा बच्चे हो गए तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी, पेट के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि एक मेल गेमेट होता है यानी कि नर युग्मक और एक मादा युग्मक होता है यानी कि फीमेल गेमेट होता है। इसके मिलने से कि जायगोट बनता है और ये जायगोट 11वें दिन यूट्रस में स्थापित हो जाता है, फिर 255 दिन यानी कि 266 दिन लगभग तो इसका वृद्धि होता है। उसके बाद फिर ये फीटस जो है बच्चे के रूप में जन्म ले लेता है। तो ये नॉर्मल होता है। ठीक है, पर गर्भावस्था की वह स्थिति जब यूट्रस में 2 या 2 से अधिक गर्भस्थ शिशुओं का विकास होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी या फिर बहुगर्भावस्था। तो शिशु की संख्या के आधार पर मल्टीपल प्रेगनेंसी को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि ट्विन मतलब कि 2, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी मतलब कि 3, क्वाड्रुप्लेट मतलब कि 4 और क्वांटिप्लेट मतलब कि 5। ज़्यादातर केसेस में जो है वो ट्विन प्रेगनेंसी ही होती है। रेयर केसेस में ऐसे ये सारी चीज़ें ट्रिपलेट प्रेगनेंसी या क्वाड्रुप्लेट या फिर क्वांटिप्लेट होता है। ठीक है, तो लगभग 80 प्रेगनेंसी में से एक प्रेगनेंसी जो है वो ट्विन प्रेगनेंसी होती है और 80 का स्क्वायर यानी कि 6400 प्रेगनेंसी में से कोई एक प्रेगनेंसी जैसा होगा जो कि ट्रिपलेट होगा और 51,000 प्रेगनेंसी में से कोई एक ऐसा प्रेगनेंसी होगा जिसमें कि क्वाड्रुप्लेट मतलब कि रेयर ही होता है। ज़्यादातर जो हमें देखने को मिलता है वो होता है ट्विन प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ट्विन प्रेगनेंसी क्या होता है कि यानी कि एक साथ 2 गर्भस्थ शिशुओं का विकसित होना ट्विन प्रेगनेंसी कहलाता है। और ट्विन प्रेगनेंसी जो है वो 2 तरह का होता है। तो एक तो होता है मोनोजाइगोटिक, दूसरा होता है डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक क्या होता है कि एक ही जाइगोट बना और उसी से 2 बच्चे हो गए। और डाइजाइगोटिक क्या होता है कि 2 जाइगोट बना। इसको अगर हम अच्छे से देखें तो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। जैसे कि एक ओवम है, ठीक है, और फिर एक स्पर्म है। ठीक है, ये दोनों जब फर्टिलाइज होंगे तो एक जाइगोट बनेगा। ठीक है, तो एक जाइगोट बना और यही फिर जाइगोट जो है 2 जाइगोट में डिवाइड हो गया। ठीक है, ठीक है, और यही जब बच्चा बन गया तो ये एक बच्चा ये बन जाएगा, एक बच्चा ये बन गया, तो ये हो जाएगा मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक क्योंकि एक ही जाइगोट बना था इसमें। पर एक दूसरा, ये पहला केस था हमारा। दूसरा केस हम ये ले सकते हैं कि 2 ओवम रिलीज हो गया किसी भी तरह से। ठीक है, फीमेल के अंदर 2 ओवम रिलीज हो गया। 2 ओवम रिलीज होगा तो ये 2 उस पर स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाएगा। ठीक है, 2 स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ तो इसके लिए अलग और इसके लिए अलग जाइगोट बनेगा। इसका अलग जाइगोट बना और इसका अलग जाइगोट बना, तो इससे एक बच्चा बनेगा और इससे फिर दूसरा बच्चा बनेगा। तो इसमें 2 जाइगोट बन गया, तो इसीलिए इसको हम डाइजाइगोटिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। फिर मोनोजाइगोटिक के अंदर भी थोड़ा अलग चीज़ें होती है, डाइजाइगोटिक के अंदर भी थोड़ी अलग चीज़ें होती है, तो उसको हम लोग अभी और अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये आपको पता चल गया कि मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक क्या होता है। फिर अगर हम मोनोजाइगोटिक की बात करें, ठीक है, तो मोनोजाइगोटिक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है ये टोटल जो ट्विन प्रेगनेंसी होती है ना उसका लगभग 33% जो प्रेगनेंसी होती है। अगर 100 ट्विन प्रेगनेंसी हुई तो उसमें से 33% प्रेगनेंसी जो है ये मोनोजाइगोटिक के रूप में होगा। ठीक है, मोनोजाइगोटिक का मतलब वही हुआ कि एक ही ओवम और एक ही स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होने के फलस्वरूप होता है और पैदा होने वाली शिशु का जो शिशु होता है मोनोजाइगोटिक में उसका शारीरिक और मानसिक विशेषताएं लगभग बिल्कुल एक समान होती है। ठीक है, दोनों का लिंग भी एक ही होता है और इसके समरूप जो आइडेंटिकल ट्विन प्रेगनेंसी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि जो मोनोजाइगोटिक प्रेगनेंसी हुआ इसमें जो बच्चा होता है वो दोनों, अगर लड़का होगा तो दोनों ही लड़का होगा, लड़की होगी तो दोनों ही लड़की होगी इसमें। ठीक है, इसमें अगर
ये अगर लड़का हुआ, ये बॉय हुआ, तो ये भी बॉय ही होगा, और अगर ये गर्ल हुआ तो ये भी गर्ल ही होगा। दोनों का ये सेम ही होगा, और ये आइडेंटिकल होंगे, मतलब कि सेम फेस जो है रहेगा, दोनों का सेम फेस रहेगा, और दोनों का जीन भी लगभग सेम रहता है। पर इसमें एक लड़का और इसमें एक लड़की हो सकती है, यानी कि दोनों एक तरह से भाई बहन के जैसे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एक भाई और बहन होती है, या फिर भाई भाई, ये लड़का लड़का भी हो सकता है, पर ये लड़का लड़की भी हो सकती है। पर इसमें अगर लड़का होगा तो लड़का ही होगा दोनों, और लड़की होगी तो दोनों लड़की ही होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों का चेहरा भी दोनों सेम मिलता हुआ रहेगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो ट्विन प्रेगनेंसी होती है, पर उसमें दोनों का चेहरा नहीं मिल रहा होता। कुछ ट्विन प्रेगनेंसी होती है जिसमें कि दोनों का चेहरा लगभग सेम ही होता है, दोनों देखने में भी सेम रहते हैं, सब एक ही तरह का रहता है। तो ये हो गया। मोनोजाइगोटिक से होगा तो सेम सेम बनेगा, और डाइजाइगोटिक से होगा तो अलग अलग हो सकता है। फिर हम आगे बात करें तो हम बात करेंगे फिर इसमें जो मोनोजाइगोटिक प्रेगनेंसी होता है, इसका जो आउटकम होता है, यानी कि जब बच्चा बनेगा तो उसका इस बात पर निर्भर करता है कि जो फर्टिलाइजेशन होकर जो जाइगोट बना उसका डिवाइज कब हुआ, मतलब कि वो उसका विभाजन कब हुआ। ठीक है, तो विभाजन के समय के आधार पे उसका जो है अलग अलग चीज़ें हो सकती है। जैसे कि 2-3 चीज़ें होती है, मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊं तो जैसे कि ये एक जाइगोट है। ठीक है, ये एक जाइगोट है, यानी कि पहले स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया और ये जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट जो है, ये अगर 72 घंटा के अंदर 72 घंटा के अंदर अगर ये फर्टिलाइज हो गया, मतलब कि डिवाइड हो गया, यानी कि ये 72 घंटा के अंदर 2 अगर जाइगोट में बदल गया, तो इसमें जो है ये इसमें जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, प्लेसेंटा भी 2 हो जाएगा, एमनियन ये भी 2 हो जाएगा, और कोरियन ये भी 2 हो जाएगा। पहले ही हो तो प्लेसेंटा तो आपको पता ही होगा कि प्लेसेंटा वो चीज़ होती है जिसमें कि मदर के द्वारा जो फूड वगैरह होते हैं वो बच्चे को दिया जाता है। ठीक है, सप्लाई होता है। एमनियन क्या होता है, तो ये जो बच्चा होता है जिसके आउटर कवरिंग जो होती है ना, उसको बोलते हैं एमनियन, और इससे भी जो बाहर होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोरियन। ठीक है, तो ये जो उसका सबसे बाहर वाला जो भाग होता है वो कोरियन होता है। और एक्चुअली में अगर हम देखें तो जो कोरियन होता है ना, यही आगे चल के प्लेसेंटा का निर्माण करता है, यानी कि इसी का सेल जो है बाहर निकल के और ऐसे ऐसे प्लेसेंटा का निर्माण करता है, जो कि मदर के यूट्रस से जुड़ा हुआ रहता है, और यहाँ पे बच्चा बन रहा होता है। ठीक है, ये एमनियन हो जाएगा, ये एमनियन हो गया, और ये बाहर वाला पार्ट कोरियन हो गया, और यही वाला जो है ये हो गया प्लेसेंटा, यानी कि कोरियन के भाग से ही प्लेसेंटा बनता है। तो जितना कोरियन का नंबर होगा उतना ही प्लेसेंटा का नंबर होगा। तो अगर 72 घंटा के अंदर हो गया तो सब चीज़ अलग अलग हो जाएगा, एमनियन भी अलग हो जाएगा, कोरियन भी अलग, प्लेसेंटा भी अलग। पर अगर ये 4 से 5 दिन लग गया, ठीक है, 4 से 5 दिन के बाद डिवाइड हुआ, ये मतलब कि बढ़ते रहा और 4 से 5 दिन के बाद डिवाइड हुआ, तब क्या होगा कि एमनियन तो अलग अलग हो जाएगा, यानी कि एमनियन तो दोनों बच्चे का अलग अलग होगा, यानी दोनों बच्चे अलग अलग खोली में पैदा होंगे, मतलब बड़े होंगे। पर जो कोरियन होगा या फिर जो प्लेसेंटा होगा, एक तरह से आप इन दोनों को सेम ही मान सकते हैं, जैसा जितना कोरियन होगा उतना ही प्लेसेंटा होगा, तो ये एक ही होगा, यानी कि एक ही प्लेसेंटा बनेगा। ठीक है, और इसी प्लेसेंटा से दोनों को वो मिलेगी, खाना पीना मिलेगा। ठीक है, तो एक तरह से आपको इसको ऐसे समझ सकते हैं, इस तरह से। तो ये बाहर वाला पार्ट कोरियन हो गया और ये प्लेसेंटा हो गया। ठीक है, और एक बच्चा इसमें पैदा होगा, एक बच्चा इसमें पैदा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगर ये ड्यूरेशन ये आगे चलते रहा और 8 से 9 दिन हो गया, ठीक है, 8 से 9 दिन के बाद डिवीज़न हुआ, तो इसमें एमनियन भी एक ही होगा और कोरियन भी एक ही होगा और प्लेसेंटा भी एक ही होगा। मतलब कि इस तरह से नहीं होगा, बल्कि एक ही कोरियन होगा, एक ही एमनियन कोरियन और फिर प्लेसेंटा, यानी कि इसी के अंदर 2 बच्चे पैदा होंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3 केसेस। तो पहला केस ये था कि अगर 72 घंटा के अंदर हो गया तो सब चीज़ अलग अलग, प्लेसेंटा भी अलग, एमनियन भी अलग, कोरियन भी अलग। दूसरा केस क्या हो गया कि अगर 4 से 5 दिन के बाद, ये 4 से 5 दिन है, ठीक है, और ये 8 से 9 दिन है, तो 4 से 5 दिन के बाद हो रहा है, तो एमनियन जिसमें कि बच्चा पैदा होगा जिस खोली में, और जिसके अंदर कि यहाँ पे कि फ्लूइड भरा हुआ रहता है, पानी वानी भरा हुआ रहता है, जिसमें कि बच्चा तैरते रहता है, तो वो तो अलग अलग हो जाएगा, यानी कि 2 बन जाएगा। पर कोरियन और प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा एक ही रहेगा। पर अगर तीसरा केस हम देखें जिसमें कि 8 से 9 दिन तक के बाद डिवीज़न हो रहा है जाइगोट का, तो उसमें क्या होगा कि जो खोली है ये पानी वाला जिसमें कि बच्चा तैरता है वो भी एक ही रहेगा, कोरियन भी एक ही रहेगा, सब चीज़ एक एक ही रहेगा। तो
जितना देर होता है ना, अगर दोनों के लिए अलग अलग प्लेसेंटा बना, इसमें जो है ऐसे हुआ कि दोनों के लिए अलग अलग प्लेसेंटा बना, तो दोनों को आसानी से अपना खाना पीना मिलेगा, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसमें इसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा दिक्कत होगी, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और इसके कंपैरिजन में ये जो है ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जितना लेट से डिवीजन होगा ना, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ने लगता है प्रेगनेंसी में, ठीक है, यही चीज़ है। और यही फिर चीज़ें अगर चौथे स्टेज पे आ गई, जिसमें कि 14 से 15 दिन के बाद हो रहा है डिवीजन, तो इसमें फिर क्या होता है कि वो ऐसे सिचुएशन आने लगता है जिसमें कि बच्चा को जो है ना, आप देखेंगे किसी बच्चे का जुड़वा है और उसका सर ही जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, या कोई बच्चा है और उसका जो है एक दूसरे से छाती जुड़ा हुआ है, या फिर किसी का हाथ पैर जुड़ा हुआ रहता है, तो वो अगर 14 से 15 दिन के बाद अगर डिवीजन हो रहा है ना, तो उस टाइम पे ये कॉम्प्लिकेशन होने लगता है कि दोनों का हाथ पैर या शरीर जो है जुड़ा हुआ ही रहता है, सही से डिवाइड नहीं हो पाता, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन हमें दिखने लगते हैं। तो ये था हमारा मोनोजाइगोटिक प्रेगनेंसी, ठीक है, यानी कि एक ही जाइगोट से जो बन रहा है। तो यहाँ पे उसी को हमने बताया गया है यहाँ पे कि अगर 72 घंटे के अंदर हो जाता है तो प्लेसेंटा दोनों का अलग अलग हो जाता है, कोरियन भी अलग अलग हो जाता है, एमनियन भी अलग अलग हो जाता है, जिसको कि हम लोग डाई प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। डाई मतलब कि डायमनियोटिक और डाइकोरियोनिक, यानी कि एमनियन भी दो और कोरियन भी दो। फिर दूसरा जो केस है वो हो जाता है 4 से 8 दिन के बाद, अगर फर्टिलाइजेशन होने के 4 से 8 दिन के बाद अगर डिवीजन हो रहा है इनर सेल मास का, यानी कि वही जो है जाइगोट वही इनर सेल मास में बन जाता है ना 4 से 8 दिन में, तो उसका अगर डिवीजन 4 से 8 दिन के बाद हो रहा है तो कोरियन तो एक रहेगा, प्लेसेंटा एक रहेगा, पर जो एमनियन है ये 2 बन जाएगा आराम से, जिसको कि डाई मोनो बोलते हैं, यानी कि डाई एमनियोटिक और मोनो कोरियोनिक। एमनियन तो 2 हो गया, पर मोनो यानी कि सिंगल कोरियोनिक, यानी एक ही कोरियन है। फिर तीसरा जो है फर्टिलाइजेशन 8 दिन के बाद हो रहा है, तो उसमें सब चीज़ अलग अलग हो, मतलब कि जो है एक ही रहेगा सब चीज़, कि एमनियन भी एक ही रहेगा, कोरियन भी एक ही रहेगा, प्लेसेंटा भी। इसको मोनो बोलता है, यानी कि मोनो एमनियोटिक यानी कि एक एमनियन, और मोनो कोरियोनिक यानी कि एक कोरियन। फिर चौथा स्टेज जो है जिसमें कि एम्ब्रियोनिक डिस्क बनने के बाद, यानी कि 2 सप्ताह के बाद अगर ऐसा हो रहा है डिवीजन, तो उसको बोलते हैं कंजॉइंट ट्विन, या फिर जिसको हम लोग सिसमे सिन ट्विन भी बोलते हैं, जिसमें कि जुड़वा बच्चा जो है जुड़ जाता है एक दूसरे से, जिसको कि अगर दोनों के अगर सीने आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको थोराकोपेगस बोलते हैं, और अगर जो सामान्य प्रकार यही होता है कि उसका जो है सीना आपस में जुड़ा हुआ रहता है। और फिर एक अगर दूसरे का सिर जुड़ा हुआ है एक दूसरे का, दोनों बच्चे का आपस में, तो उसको कैर्नियोपेगस बोलते हैं। और दोनों बच्चे का अगर पीठ आपस में जुड़ा हुआ है तो उसको पायोपेगस बोलते हैं। दोनों बच्चे का अगर कॉर्डियल पार्ट जो है मतलब कि जननांग जिसको बोलते हैं, अगर वो जुड़ा हुआ है तो इसको इस्टियोपेगस बोलते हैं। और दोनों का अगर जो है उधर जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो उसको ऑम्फेलोपेगस बोलते हैं। तो ये सारे अलग अलग नाम हैं, मतलब आपको बस इतना याद रखना है कि अगर 14 से 15 दिन, यानी कि यहाँ भी लिखा हुआ है ना कि 2 सप्ताह, यानी कि 14 से 15 दिन के बाद अगर डिवीजन हो रहा है तो जुड़वा बच्चा में होने के चांसेस होते हैं, जिसमें कि दोनों का जो सर सीना ये सब जुड़ा हुआ आपस में हो सकता है। सबसे कॉमन प्रकार क्या है, तो सीना जुड़ा हुआ रहना, ठीक है, तो ये हो गया। फिर डायजाइगोटिक उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, क्योंकि इसमें से 2 हो रहे हैं कि मतलब कि 2 ओवम बन रहे हैं और 2 स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो आराम से 2 जाइगोट बन रहे हैं, तो सब चीज़ अलग अलग है इसका, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी से तो ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि 2 बच्चा अंदर में पैदा हो रहा है, तो फिर उसमें दिक्कत तो होती है, पर उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो ये लगभग 66% केसेस जो है ये डायजाइगोटिक के ही होते हैं। 33% उसका था मोनोजाइगोटिक का और 66% डायजाइगोटिक का। इसे फ्रेटर्नल ट्विंस भी बोलते हैं। और फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है कि दोनों का जो शकल है वो अलग हो सकती है, दोनों का जेंडर अलग हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है। दोनों में अंतर यहाँ बताया गया है, मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक में अंतर क्या होता है। तो यही है कि एक ही फर्टिलाइजेशन द्वारा होता है, एक ही शुक्राणु एक ही ओवम का, इसके दौरान जो है 2 शुक्राणु 2 ओवम होता है। दोनों में अंतर की अगर हम बात करें तो इसमें एक ही शुक्राणु होता है, एक ही ओवम होता है, और इसमें 2 ओवम होता है, 2 शुक्राणु का फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें 1 जाइगोट बनता है, इसमें 2 जाइगोट बनता है, इसमें 2 एमनियन, इसमें मतलब यही जो हमने पढ़ा है ना अभी, प्लेसेंटा नॉर्मल 1 होता है, इसमें 2 होता है, तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली हमने। इसमें एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज़ ये हो जाती है, ये आप पढ़ सकते हैं अपने से ही, जो हमने डिस्कस किया वही सारी चीज़ें, पर एक ये चीज़ जो है ना, ये है स्किन ग्राफ्टिंग, ठीक है। स्किन ग्राफ्टिंग जो है मोनो जाइगोटिक में ये स्वीकार होता है, यानी कि एक्सेप्ट हो जाता है, और जो इसमें होता है डायजाइगोटिक उसमें रिजेक्ट हो जाता है। स्किन ग्राफ्टिंग क्या होता है कि शरीर के किसी एक पार्ट से स्किन को निकालना, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पे किसी का हाथ जल गया, ठीक है, हाथ किसी का जल गया, किसी का चेहरा जो है वो जल गया, ठीक है, तो क्या करते हैं कि उसके जांघों से या फिर
ऐसे पार्ट से मतलब हेल्दी स्किन को निकाल के उसको चेहरे पे लगा देना, उसको बोलते हैं स्किन ग्राफ्टिंग। तो इसमें अगर कोई मोनोजाइगोटिक ट्विंस है ना, तो उसमें क्या होता है कि चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मतलब या ये एक तरह से वो एक्सेप्ट हो जाता है क्योंकि लगभग दोनों का डीएनए सेम होता है एक तरह से। तो उसमें क्या होता है ना कि किसी एक कोई एक अगर जल गया है ट्विंस में से, तो दूसरे ट्विन का अगर हम स्किन निकाल के और काट करके और दूसरे ट्विंस में लगा दें तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। पर ये जो डाइजाइगोटिक वाला होगा ना, इसमें एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों का जो है ना अलग अलग डीएनए है, क्योंकि दोनों का फर्टिलाइजेशन अलग अलग हुआ है तो डीएनए भी अलग अलग है। और इसमें फर्टिलाइजेशन एक ही मतलब कि एक ही स्पर्म और एक ही ओवम से हुआ है, तो दोनों का जो है डिवीजन जो होगा तो इसमें क्या बोलता है जीन भी सेम ही रहेगा और इसमें जीन अलग अलग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, इस वजह से इसमें स्किन ग्राफ्टिंग जो है ये हो सकता है, इसमें स्किन ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता। फिर कॉजेज ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, फिर हम देखते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि होता क्या है। अब हम देखते हैं कॉजेज तो वही है कि माता की उम्र ज़्यादा होगी 30 से 35 उम्र की, और मल्टी ग्रेविडा है, बार बार प्रेग्नेंट होती है, फिर हेरिडेटरी फैक्टर किसी का कि होता ही आ रहा है मतलब कि शुरू से ही उसके फैमिली में ऐसा, और ओव्यूलेशन को इंड्यूस करने के लिए अगर मेडिसिन वगैरह लिया है तो उसमें हो सकता है कि एक की जगह 2 वो निकल गया। फिर प्रजाति, निग्रो प्रजाति में मल्टीपल प्रेगनेंसी के सर्वाधिक और मंगोलिज्म में सबसे कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये निग्रो प्रजाति जो होती है ना, ये अफ्रीका की एक तरह से प्रजाति है, तो उसके अंदर ये थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये एक प्रजाति का भी थोड़ा असर हो जाता है। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि सिम्टम्स वगैरह की बात करें तो वही होगा कि नोजिया वोमिटिंग है, ये थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा होता है नॉर्मल से। फिर फंडल हाइट जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि 2 बच्चे हो रहे हैं पैदा, तो फंडल हाइट भी ज़्यादा बढ़ेगा। और कार्डियो रिस्पिरेटरी जो एम्बेरसमेंट होता है वो उसके लक्षण जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होना या फिर पाल्पिटेशन, वे सब ज़्यादा होते हैं। स्वेलिंग हो जाता है फीट में ज़्यादा, और फिर वो जो पेट का साइज वो ज़्यादा रहता है। फिर मूवमेंट्स जो है वो जल्दी और ज़्यादा महसूस होता है। फिर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है, जो पेरिकॉर्डियल रीजन में दर्द ज़्यादा रहता है। वेरिकोस वेन या फिर हेमरॉइड्स जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। महिला थकान, पीठ दर्द, इंडाइजेशन आदि की समस्याएं होती है। फिर महिला को चलने फिरने में ज़्यादा दिक्कत होती है। एनीमिया की वजह से जो है वो प्रेगनेंसी में जो है नॉर्मल प्रेगनेंसी की तुलना में जो एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि 2 बच्चा है तो ज़्यादा वो खून का यूज़ कर रहा है, तो इसलिए। फिर अगर हम साइंस की बात करें कि कौन कौन से हम साइन देखते हैं, तो उसमें फंडल हाइट ज़्यादा दिखेगी, एब्डोमिनल का साइज ज़्यादा दिखेगा, यूट्रस का साइज जो है वो बैरल शेप्ड का दिखेगा। ठीक है, फिर वजन में जो है ज़्यादा वृद्धि होगी, और टर्म के समय जो है एब्डोमिनल का गर्थ जो है वो ज़्यादा होता है। फिर पल्पेशन के दौरान 2 सिर या अनेक फीटल पार्ट्स महसूस होते हैं। फिर ऑस्कल्टेशन के दौरान जो है 2 जगह पर हमें फीटल अल्ट्रासाउंड सुनने को देने के लिए मिलता है। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, तो वही अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीरम एससीजी, अल्फा फीटोप्रोटीन, जो प्रेगनेंसी वाली टेस्ट होती है वही करेंगे, बस सिर्फ लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है उसका। फिर एब्डोमिनल पाल्पिटेशन और फिर एफएचएस से, ये सारी चीज़ें। फिर इफेक्ट ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी या फिर उसको हम लोग कॉम्प्लिकेशन भी बोल सकते हैं कि इसमें क्या इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन मदर को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इफेक्ट और अगर हम देखें तो पहले हम देखते हैं माता पे कि माता पे क्या क्या दिक्कत होता है। तो गर्भावस्था के दौरान क्या दिक्कत होगा, तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होने के चांसेस रहेंगे। हाइपरेमेसिस ग्रेविडियरम यानी कि ज़्यादा उल्टी, नोजिया वोमिटिंग जो होता है, ये सारी चीज़ें। फिर पॉलीहाइड्रोमनियोस, प्री इक्लेम्सिया, माल प्रेजेंटेशन, फिर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, फिर प्री टर्म लेबर यानी कि समय से पहले लेबर, फिर एंटीपार्टम हेमरेज वगैरह, ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। प्रसव के दौरान क्या देखने को मिल सकता है कॉम्प्लिकेशन, तो प्रसव का अवधि जो है वो बढ़ जाना, कॉर्ड प्रोलैप्स, झिल्ली का जल्दी फट जाना, फिर लॉक्ड ट्विंस, ये सारी चीज़ें। फिर प्रसव के बाद यानी कि जो सूती का अवस्था होता है उसमें क्या क्या दिक्कत हमें देखने को मिल सकती है, तो पोस्टमार्टम हेमरेज, परप्यूरल सेप्सिस यानी कि इन्फेक्शन वगैरह। फिर सब इन्वोल्यूशन की जो यूट्रस है वो सही से अपने पुराने स्टेज में नहीं आ पा रहा है, पुराने जितना उसका साइज था उसमें नहीं लौट पा रहा है, तो उसको बोलते हैं सब इन्वोल्यूशन या आंशिक प्रत्यावर्तन। फिर अगर हम देखें इसका कि जो बच्चा है उसका, उस पर क्या है, ये तो हमने माता पे देख लिया क्या प्रभाव पड़ता है। अब जो बच्चा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ 1 फीटस की, मतलब एक बच्चे की मृत्यु हो सकती है अगर उसको प्रॉपर सही से नहीं मिल पाया तो। फिर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन की, उसको दोनों को अगर प्रॉपर सही तरीके से अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया तो ग्रोथ का कमी हो सकती है। कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन यानी कि जन्मजात कुछ बीमारियां हो सकती है। सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। दोनों बच्चे आपस में जुड़ सकते हैं, मतलब कि जुड़े हुए बच्चे पैदा हो सकते हैं, इसको लॉक ट्विंस भी बोलते हैं। इसका हमने देख लिया, अब हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट क्या करना है हमें। तो एंटी नेटल टाइम पे जो क्या मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें जो महिला होती है इसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोला जाता है इसको, तो इसलिए नॉर्मल की तुलना में इसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए एंटीनेटल पीरियड से ही इसका देखभाल शुरू हो जाता है। और
एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उस पर ध्यान देना होता है, यानी कि 60 से 100 ग्राम डेली आयरन का गोली और फॉलिक एसिड का गोली दिया जाता है। और जो सिंगल टर्म प्रेगनेंसी यानी कि जो सिंगल बच्चे वाली प्रेगनेंसी होती है, उसके तुलना में 300 किलो कैलोरी ज़्यादा खाने के लिए बोला जाता है। फिर उसके आज ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, खनिज लवण वगैरह देने के लिए बोला जाता है। महिला को प्रतिदिन 1 लीटर से 1200 ml तक दूध पीने के लिए बोला जाता है, ताकि दूध में बहुत सारे विटामिन होते हैं, आपको पता होगा, दूध को एक कंप्लीट फूड बोला जाता है। फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी माना जाता है, और इसके डायग्नोसिस होते ही एंटीनेटल विजिट की संख्या जो है उसको बढ़ा दी जाती है, ठीक है। और आवश्यक परीक्षण वगैरह, कॉम्प्लिकेशन के लक्षण वगैरह जांचने के लिए बारीकी से ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। फिर एक्लेम्सिया होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है, इसलिए 20वें सप्ताह के बाद इसके लक्षण की मॉनिटरिंग सावधानीपूर्वक करते रहनी चाहिए। फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी के दौरान महिला को लघु विकार, जिसमें कि जो बैक यानी कि पीठ में दर्द, नोजिया, वोमिटिंग, वेरिकोस वेन, हेमोरॉइड्स, ये सारे होने के जो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए इससे बचाव के लिए अतिरिक्त देखभाल करते रहना चाहिए। प्रत्येक विजिट के दौरान उसके कुशलता का पता करना चाहिए। और यूट्रस 24 सप्ताह के पश्चात महिला को बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये जब 24 सप्ताह हो जाते हैं तो दोनों का मिला के यूट्रस का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसलिए चलना फिरना थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है। फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस के अधिक भारी होने से महिला को बेचैनी हो सकती है, इसलिए सहारे के लिए मैटरनिटी बेल्ट आता है, जिसको कि मतलब कि एक तरह से वो बैक में सपोर्ट करके कंधे पे लगा के रखते हैं, तो वो मैटरनिटी बेल्ट होता है, बेल्ट टाइप का, तो उसको पहनने से थोड़ा आराम मिलता है। फिर लेट प्रेगनेंसी के दौरान करवट लेकर आराम करने के लिए एब्डोमेन के नीचे यानी पेट के नीचे एक छोटा सा तकिया लगाने से महिला को खिंचाव जैसे संवेदनों से आराम मिलता है। फिर हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए, लगभग 32 सप्ताह की गर्भावस्था के आसपास महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए। फिर महिला और उसके परिजनों को मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते रहना चाहिए, और उसके डाउट को वगैरह को क्लियर करते रहना चाहिए। तो ये हमने देख लिया कि प्रेगनेंसी के टाइम पे। अब हम देखते हैं कि लेबर के टाइम पे हमें क्या क्या मैनेजमेंट करना। तो लेबर के टाइम पे जो है ये गर्भस्थ शिशु और गर्भवती महिला दोनों के लिए ही खतरनाक हो सकता है मल्टीपल प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसके लिए इसको अनुभवी जो वो होता है ना, स्त्री रोग विशेषज्ञ और एनेस्थेसिस्ट या फिर जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं, सभी का उपस्थिति अच्छे से होनी चाहिए, और सभी का अपने हिसाब से चेकअप करके देखते रहना चाहिए। फिर आधुनिक उपकरण से युक्त हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए, जिसमें कि नवजात के लिए आईसीयू की व्यवस्था प्रॉपर होना चाहिए। फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी के दौरान सामान्यतः प्रसव प्रक्रिया समय से पूर्व ही आरंभ हो जाती है, क्योंकि जैसे ही साइज उतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बॉडी उसको बियर नहीं कर पाएगा, तो जो लेबर का प्रोसेस पहले ही शुरू हो जाता है। फिर अगर हम देखें कि प्रथम स्टेज में क्या, जो लेबर का प्रथम स्टेज है उसमें क्या क्या मैनेजमेंट करना होता है, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होने के कारण प्रथम स्टेज के दौरान कुछ अतिरिक्त सावधानियां बरतना होता है, जिसमें कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए अर्ली स्टेज में ही। अधिक चलने फिरने से जो है मेम्ब्रेन जो है जो झिल्ली होती है वो जल्दी फट सकती है, तो इसकी संभावना रहती है। फिर जो एनाल्जेसिक यानी कि दर्द वाली जो दवाइयाँ होती है उसका उपयोग कम करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का आकार छोटा होने का कारण इसमें डिलीवरी में मतलब कि दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए एपिड्यूरल एनाल्जेसिक ड्रग्स का उपयोग करना चाहिए, जो कि हम सीधा रीढ़ की हड्डी में लगा देते हैं। फिर प्रसव प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे हो रही होती है, तो मेम्ब्रेन को कृत्रिम रूप से पंचर करने के लिए ऑक्सीटोसिन का ड्रिप भी दे सकते हैं, और महिला को एनिमा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे मेम्ब्रेन के जल्दी फटने की संभावना रहती है। फिर इमरजेंसी का सामना करने के लिए जो आईवी लाइन शुरू में ही कनेक्ट करके और आरएल ड्रिप शुरू कर देते हैं, और अगर क्रॉस मैच किया हुआ जो ब्लड है उसको पहले से ही तैयार करके रखते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग हो सकती है ज़्यादा, तो उसकी वजह से ब्लड चढ़ाने का नौबत आ सकता है। फिर शिशु के जन्म के बाद में काम में आने वाली सामग्रियां, जैसे कि कॉल्ड क्लैंप, कैंची और बंधन, ये जो भी सारी चीज़ें होती है जो जन्म के बाद ज़रूरत होती है उसको पहले से ही तैयार करके रखना चाहिए। फिर 2 गर्भस्थ शिशु को रखने के लिए 2 पालना या इनक्यूबेटर्स वगैरह भी तैयार करके रखना चाहिए। फिर प्रेग्नेंट मदर को जो है कंटिन्यूस जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट समझाते रहेंगे कि सब ठीक हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। फिर सेकंड स्टेज यानी कि जो एक्चुअल डिलीवरी होती है, बच्चे जो बाहर निकलता है, तो उसके दौरान क्या क्या करना चाहिए। तो प्रथम शिशु की डिलीवरी तो नॉर्मली हो जाती है, जैसे कि नॉर्मल बच्चे का डिलीवरी करते हैं तो वैसे ही करते हैं कि अगर जैसा प्रेजेंटेशन है उस हिसाब से इसका डिलीवरी करके सामान्य रूप से करवा देते हैं। और इस दौरान अगर जो पेरिनियम है उसको अगर क्षतिग्रस्त से बचाव होने के लिए एपिसियोटॉमी पहले ही कर देते हैं। फिर जब प्रथम बच्चे का जो है कंधा वगैरह बाहर आ जाता है तो आर्गोमेट्रिन हम नॉर्मली दे देते हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी में अगर एक ही बच्चा होता है तो आर्गोमेट्रिन दे देते हैं ताकि यूट्रस जो है अपने जगह पे आ जाए। पर इसमें नहीं दे सकते क्योंकि अभी एक और बच्चा अंदर रहता है, तो इसलिए हम आर्गोमेट्रिन अभी नहीं दे सकते, वो सेकेंड बच्चे की डिलीवरी के बाद दिया जाता है। तो प्रथम शिशु के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को 2 जगह पर बांध के काट देना चाहिए, अन्यथा ट्विन प्रेगनेंसी में
मोनोजाइगोटिक प्रकार की है तो अधिक ब्लीडिंग होने के कारण दूसरे शिशु को खतरा हो सकता है, तो इसीलिए तुरंत ही कॉर्ड क्लैम्प कर देना चाहिए। फिर पहले शिशु के जन्म के बाद शिशु नंबर 1 का लेवल लगा देना चाहिए और बच्चे का लिंग और जो उसका जन्म स्थान है वो नोट कर लेना चाहिए। फिर दूसरे बच्चे की डिलीवरी के लिए जो है पहले दूसरे बच्चे का जो लाई प्रेजेंटेशन पोजीशन वगैरह पता करते हैं कि कैसा है, उसके साउंड को देखते हैं कि मतलब बच्चे का फीटल हार्ट साउंड कैसा है। फिर कॉर्ड प्रोलेप्स का पता लगाने के लिए वेजाइनल एग्जामिनेशन करना चाहिए। जो गर्भस्थ शिशु का लाई अगर लॉन्गिट्यूडनल है और पेल्विक प्री में फिक्स हो जाने के बाद क्या करते हैं, एमनियोटॉमी कर लेते हैं, ऑक्सीटोसिन ड्रिप शुरू करके करवा लेते हैं। तो इसमें 2-3 स्थिति हो सकती है उसको। तो सबसे पहले तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है और उसका प्रेजेंटिंग पार्ट है वो लो है, मतलब कि बच्चा ऑलरेडी नीचे आ चुका है, तो क्या करेंगे कि फोर्सेप्स से उसको बाहर निकाल लेते हैं, फोर्सेप डिलीवरी कर देते हैं। दूसरा स्थिति क्या हो सकता है कि वर्टेक्स प्रकार का है, यानी कि बच्चे का सर तो नीचे ही है पर उसका प्रेजेंटिंग पार्ट हाई है, मतलब कि वो ऊपर की तरफ है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि पहले बच्चे को इंटरनल वर्जन करने के बाद ब्रीच एक्सट्रैक्शन या वेंट्रस डिलीवरी कर देते हैं। इंटरनल वर्जन मतलब कि बच्चे के मदर के जो वेजाइना के थ्रू हाथ डाल के और बच्चे को अंदर से ही घुमा के और उसको बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। फिर तीसरा क्या हो सकता है कि अगर बच्चे का ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं कि यदि ट्रांसवर्स ला है यानी कि साइड बाय साइड ला है या फिर ओब्लिक है यानी कि टेढ़ा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि सिफेलिक वर्जन द्वारा या फिर एक्सटर्नल पोडेलिक वर्जन द्वारा सीधे मतलब कि लाइन में लाया जाता है। उसके बाद मेम्ब्रेन को लो रप्चर करके बच्चे की डिलीवरी कर दी जाती है। और दूसरे बच्चे का जब आगे वाला कंधा बाहर यानी कि जो एंटीरियर शोल्डर होता है बाहर आ जाता है तो तब जो मदर होती है उसको मिथार्जिन का इंजेक्शन दे देते हैं और उस बच्चे को डिलीवरी के बाद उसका बच्चा नंबर 2 या शिशु नंबर 2 का लेवल लगा देते हैं। तृतीय जो स्टेज होता है उसमें तो प्लेसेंटा का डिलीवरी नॉर्मली कॉर्ड ट्रैक्शन कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन जो होता है सीसीटी उससे कर लेते हैं, यानी कि धीरे धीरे कॉर्ड को पकड़ के खींचते हैं और वो बाहर आ जाता है। फिर डिलीवरी के बाद कम से कम 2 घंटे तक महिला को आराम से ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और डिलीवरी के बाद कम से कम 1 घंटे तक ऑक्सीटोसिन ड्रिप जो है उसको चालू रखते हैं। ब्लीडिंग की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। अमनियोटिक सैक कोरियन की संख्या ये सारी चीज़ें हम नोट करते हैं कि मतलब कितना एमनियन है, कितना कोरियन है, कितना प्लेसेंटा है, ये सारी चीज़ें सब हम नोट करते हैं। और महिला को नींद लाने के लिए सीडेटिव दवाई का भी उपयोग किया जा सकता है। और इंडिकेशन फॉर सी सेक्शन, तो हम सी सेक्शन कब करते हैं, ये तो नॉर्मल वाली चीज़ें होगी। सी सेक्शन कब करते हैं जब दोनों बच्चे आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो उसमें हम सी सेक्शन नहीं करते। या फिर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, पेल्विस सकुड़ा है तो उसको सुकचा हुआ है तो उसको उस स्थिति में भी हम सी सेक्शन करते हैं। फिर सीवियर प्लेसेंटा प्रीविया है या फिर सीवियर प्री क्लेम्सिया है, या जो प्रथम शिशु या दोनों शिशु की स्थिति है वो ट्रांसवर्स है या फिर ब्रिज टाइप का है, यानी कि नॉर्मल प्रेजेंटेशन नहीं है, तो उसी सिस्टम में करते हैं। महिला को पूर्व में ही सी सेक्शन हो चुका होता है पहले भी, तो और अगर अभी ट्विन डिलीवरी है तो सी सेक्शन ही करना पड़ता है। फिर कॉर्ड प्रोलेप्स ऑफ द फर्स्ट बेबी, तो पहला जो बच्चा डिलीवरी हो रही है उससे पहले ही उसका अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आ गया तो उसमें भी कर सकते हैं। फिर ARM या ऑक्सीटोसिन ड्रिप के बाद भी अगर सर्विक्स फेवरेबल नहीं हो रहा है, यानी कि सर्विस उस तरह का नहीं है कि बच्चे की डिलीवरी पे जाने के थ्रू हो सके, तो हम सी सेक्शन करवा देते हैं। तो यही था मैनेजमेंट, यही मैनेजमेंट को यहाँ शॉर्ट में बताया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म मैनेजमेंट का। तो अब हम जो है नेक्स्ट जो हमारा होगा वो 9th नंबर यूनिट चालू होगा और 8 नंबर का यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी है। अगर आप चाहते हैं तो मैं क्वेश्चन को इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा और आप लोग वहाँ से उसको सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट करेंगे तो मैं उसका आंसर भी बता दूंगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले वीडियो में जल्दी ही। और अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपका थॉट है या फिर जो भी आपका क्वेश्चन है या जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। तो धन्यवाद।